प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब यहाँ यूनिट 5 का अध्ययन करेंगे। इसमें व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण है क्लास 12th में। देखिए, इसका प्रथम टॉपिक है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? वह वर्ग आव्यूह जिसमें सारणिक का मान शून्य के बराबर न हो, वह वर्ग आव्यूह जिसमें सारणिक का मान शून्य के बराबर न हो। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है। यानी वह वर्ग आव्यूह जिसमें किसी सारणिक का मान शून्य के बराबर नहीं हो, उसको हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। माना कोई आव्यूह ए है, तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो, सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी मान लीजिए अपने पास सारणिक का नाम ए है, तो सारणिक का नाम ए है तो इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वह वर्ग आव्यूह जिसमें सारणिक का मान शून्य के बराबर नहीं हो, उसको व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। एक अगला टॉपिक है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होती है? वह वर्ग आव्यूह जिसमें सारणिक का मान शून्य के बराबर हो, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या हो गई? वह वर्ग आव्यूह जिसमें सारणिक का मान शून्य के बराबर हो, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है। मान लीजिए कोई सारणिक ए है, तो सारणिक ए इक्वल टू 0। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारा वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना। वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। देखिए, इसका मान कैसे निकालेंगे? पहले तो हम प्रत्येक अवयव का, किसी भी वर्ग आव्यूह में पहले हम प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालेंगे और सहखंडों से जो प्राप्त आव्यूह है उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने पर सहखंडज आव्यूह प्राप्त होती है। किसमें लिखेंगे? दी गई वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव का सहखंड प्राप्त करते हैं। फिर सहखंडों से प्राप्त आव्यूह Fij का
परिवर्त कर सहखंडज अवयव एडजॉइंट ज्ञात करते। देखिए इसको ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस प्रश्नावली का। वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव ज्ञात करना। सबसे पहले हम दी गई अवयव के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करते हैं। सहखंड निकालने के बाद में सहखंडों की अवयव निकालेंगे और सहखंडों की अवयव का ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसपोज, वो होगी सहखंडज अवयव। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूं। यहाँ पर उदाहरण अपने 2x2 की अवयव का देते हैं। जैसे कि अपने पास एक अवयव है 3, 5, 4, 7, ये अपने पास एक अवयव अवयव A11 यानी कि 3 का नाम है A11। अवयव A11 का सहखंड इसको बोलेंगे F11। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है सहखंड में, एक बात और लिख देता हूं मैं पहले। सहखंड का सूत्र लिख लो आप। सहखंड का सूत्र होता है, इसको Fij से लिखते हैं। इसका सूत्र होता है -1 की पावर i प्लस j गुना Mij। ये हमारा सहखंड का सूत्र है। तो माइनस F11 पहला अवयव का F11 बोलेंगे, -1 की पावर i का मान 1 है और j का मान भी 1 है। Mij का मतलब होता है इसकी उपसारणिक निकालनी है। उपसारणिक किसी भी अवयव की कैसे निकलती है, उसके स्तंभों को बंद करो, उसकी पंक्तियों को बंद करो। क्या बच रहा है इसमें? 7। अब -1 की पावर 2 हो जाएगी, तो -1 की पावर 2 होने पर, समघात होने पर प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस को 7 से गुना करेंगे तो 7। अवयव दूसरे का नाम क्या है? A12 का सहखंड। तो F12 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2। अब इसका सहखंड निकालना है, इसको ये बंद कर दिया, इसको ये बंद कर दिया। जिस भी अवयव का सहखंड निकालना है उसकी पंक्ति स्तंभ बंद कर देंगे, 4 है। अब ध्यान देगा -1 की पावर 3 है। -1 पर विषम घात होने पर, -1 पर विषम घात होने पर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस को 4 से गुणा करेंगे तो -4। अवयव अब दूसरी पंक्ति में चलेंगे। A21 का सहखंड, इसका नाम हो गया F21। -1 की पावर 2 प्लस 1, इस सूत्र से कर रहे हैं अपन, देख लेना सहखंड। अब Mij निकालेंगे। ये अवयव है, इसकी Mij क्या होगी? 5। तो -1 की पावर 3 आएगी तो माइनस आएगा, माइनस को 5 से गुणा करेंगे तो -5। अवयव A22 का सहखंड F22, तो -1 की पावर 2 प्लस 2, Mij इसकी निकालो 3। -1 की पावर 4 हो गई। -1 की पावर 4 का मतलब है -1 की पावर सम है तो यहाँ +1 आएगा, +1 को 3 से गुणा करेंगे 3। अब देखो सहखंडों से प्राप्त अवयव, सहखंडों से प्राप्त अवयव, इसको बोलते हैं Fij। क्या बोलते हैं इसको? Fij। कितनी होती है? पहला अवयव का सहखंड क्या है? 7, तो यहाँ 7 लिखते हैं। दूसरे अवयव का सहखंड क्या है? -4। तीसरे का क्या है यहाँ? -3, -5 और फिर 3। देखो जिस अवयव का सहखंड हमको है उसी अवयव की जगह उसका सहखंड लिखना है। अतः अब लिखेंगे सहखंडज अवयव। सहखंडज अवयव, इसका सूत्र होता है जो Fij हमें प्राप्त हुआ है उसका ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं? और सहखंडज अवयव का नाम होता है एडजॉइंट, और जो नाम है वो लिखेंगे। ये सारणी के लिए अवयव ए, ये ध्यान है। एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट कर दो 7 - 4, 7 -5 -5 3। ये देखिए ये एडजॉइंट ए आ गया, ये सहखंडज अवयव है।
दोबारा देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले पढ़ा है व्युत्क्रम में अवयव। फर्स्ट पॉइंट है इसका, वह वर्ग आयु जिसमें सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं हो व्युत्क्रम में आयु कहलाती है। जैसे कोई सारणिक ए है तो उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अव्युत्क्रम में आयु वह वर्ग आयु जिसमें सारणिक का मान 0 के बराबर हो अव्युत्क्रम में आयु कहलाती है। जैसे सारणिक ए है उसका मान 0 हो। अब पढ़ेंगे अपन वर्ग आयु का सेकंडज आयु। तो वर्ग आयु का सेकंडज आयु कैसे प्राप्त करते हैं इस पर विशेष फोकस देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो पहले दी गई वर्ग आयु के प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालेंगे। प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालने के बाद में सेकंडों से एक अवयव निकालेंगे जिसको एफआईजे बोलते हैं और एफआईजे का फिर ट्रांसपोज कर देंगे। परिवर्त का मतलब होता है ट्रांसपोज, वो होती है सेकंडज आयु जिसको एडजॉइंट बोलते हैं। याद करते हैं, देखिए यहां हमने 2/2 की है ना, 2/2 की सेकंडज आयु निकाल रहे हैं अपन। ये 2/2 की हो गई। सबसे पहले सेकंड का सूत्र होता है एफआईजे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। इस सूत्र से निकालेंगे। -1 की पावर आई प्लस जे ये चिन्ह के लिए और एम आई जे यहाँ उपसारणिक है जिसको हमने पिछले चैप्टर में आपको अच्छी तरह समझाया था। अब पहले अवयव को नाम होता है A11 यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव। अब A11 का सेकंड निकालेंगे तो सेकंड का नाम होता है F11। F से लिखते हैं सेकंड को, अवयव को A से, सेकंड को F से और सारणिक को M से लिखा जाता है। 1 ये इनके नाम है। तो देखो पहले इसका चिन्ह लगा देंगे -1 + 1, फिर इसका सेकंड। वो उपसारणिक निकालने के लिए उसकी पंक्ति स्तंभों को बंद कर दो। देखो पंक्ति स्तंभों को बंद करने पर उसकी उपसारणिक आ जाएगी। ये हम सेकंड से प्राप्त अवयव एफआईजे निकाल लेंगे और फिर सेकंडज अवयव लाने के लिए एफआईजे का ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट आ गई। अब ध्यान देना है आपको, यदि यहाँ पर अवयव 3/3 की होती तो 3/3 की होती उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता। क्या? जैसे ये चिन्ह जो करते आते, लेकिन जब आप उपसारणिक निकालते, उपसारणिक उसमें 2/2 की अवयव बनती है, सारणिक बन जाती है। जैसे इसका निकालते अपन इसका, फिर 2/2 की बनती है। 2/2 को हल कर ले। जैसे इसको पहले हल करने से पहले ध्यान रखना कि सारणिक निकाल आएगी। सब अवयवों में क्या निकाल आएगी? ये सारणिक। जैसे उसमें 2/2 की सारणिक निकाल आएगी, फिर 2/2 की सारणिक को अपन गुणा कर देंगे। पहले मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे, माइनस करके सेकंड वाले विकर्ण को घटा देंगे। तो विद्यार्थियों आगे देखते हैं इसके टॉपिक। ये अपना कंप्लीट है आपका। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। आयु का व्युत्क्रम है। आयु का क्या है? व्युत्क्रम है। आयु का व्युत्क्रम। आयु का व्युत्क्रम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? देखिए ए एक किसी क्रम का वर्ग आयु है और बी भी एक इसी क्रम का वर्ग आयु है। ए व बी इसी क्रम, एक ही क्रम के, एक ही क्रम के वर्ग आयु, वर्ग आयु इस प्रकार हो कि ए बी बराबर आई बराबर बी ए बी बराबर आई, यानी ए और बी का गुणा आई के बराबर हो। आई का मतलब होता है इकाई अवयव के, और बी और ए का गुणा भी इकाई अवयव के बराबर हो। तो इनके अपन कैसे निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए ध्यान से समझना। यदि ए बी बराबर आई हो, ए बी बराबर क्या हो? आई, तो जैसे ए को इधर ले जाएंगे तो बी बराबर हो जाएगा आई गुणा ए इनवर्स, या बी बराबर ए इनवर्स। बी बराबर क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। या फिर दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी बराबर आई हो तो ये ए बराबर हो जाएगा बी इनवर्स, आई गुणा बी इनवर्स, ए बराबर बी इनवर्स। यानी आप क्या लिख सकते हो? आई गुणा ए इनवर्स का मान अपने पास यहाँ ए इनवर्स ही आता है, और इधर आई गुणा बी इनवर्स का मान अपने पास यहाँ बी इनवर्स ही प्राप्त होता है। ये अपना एक क्रम है।
या दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हो, इससे वर्ग आव्यूह से यदि होता है कि ए आई का मान ए होता है, बी आई का मान बी होता है, ये भी याद रखना। ये हमारे वर्ग आव्यूह के नियम है। यानी कि किसी भी आव्यूह को या किसी व्युत्क्रम आव्यूह को यदि आप आई से गुणा करते हो, आई का मतलब है कि आप इकाई आव्यूह से गुणा करते हो, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इकाई आव्यूह से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय दी गई है इसमें। कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, जिसमें फर्स्ट प्रमेय है किसी आव्यूह के लिए व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी एक वर्ग आव्यूह ए के लिए, किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए व्युत्क्रम होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त है किसी वर्ग आव्यूह एक तृतीय क्रम, किसी, इसमें लिखो, यदि एक तृतीय क्रम का वर्ग आव्यूह हो, तब ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर ए सारणिक गुणा I3, तृतीय क्रम का मतलब I3 आएगा, और एडजॉइंट ए गुणा ए, ये तीनों मान बराबर प्राप्त होते हैं। यानी ए का एडजॉइंट ए से गुणा और सारणिक ए का मान I3 से गुणा और एडजॉइंट ए का ए से गुणा, तीनों मान क्या प्राप्त होते हैं? एक ही प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है प्रत्येक व्युत्क्रमण आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आव्यूह का, प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। अगला पॉइंट है यदि ए तथा बी एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों। चौथा है यदि ए व बी एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हो, तब ये ध्यान रखना, ये हमारे पेपर में भी आता है, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स, बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स आता है। नोट लगा के एक पॉइंट और आप है आपका, यदि अब एक प्रमेय और है पांचवी, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका ट्रांसपोज भी व्युत्क्रमणीय होगा। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका परिवर्त भी व्युत्क्रमणीय होगा। अतः आप ऐसा लिख सकते हो
ए के ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज, दोनों बराबर आते हैं। अब देखिए अगला एक जो मोस्ट एग्जाम वो सूत्र है हमारा, वो ध्यान रखना, व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव, इसका सूत्र कैसे निकालेंगे अपन, ये चाहे अगला टॉपिक डाल देना इसको। देखो यदि कोई वर्ग अवयव ए हो तो उसकी व्युत्क्रमणीय, तो उसकी व्युत्क्रमणीय अवयव निम्न प्रकार प्राप्त करते हैं। ए इनवर्स बराबर 1 सारणी के गुणा एडजॉइंट ए। किसी भी अवयव की यदि आपको व्युत्क्रमणीय अवयव निकालनी है, व्युत्क्रमणीय अवयव यानी व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब है इनवर्स। व्युत्क्रमणीय अवयव निम्न प्रकार प्राप्त करते हैं, जैसे ए इनवर्स बराबर 1 सारणी के गुणा एडजॉइंट ए। इसको आप प्रतिलोम अवयव भी बोल सकते हो। क्या कह सकते हैं इसका, प्रतिलोम अवयव भी क्या कह सकते हैं इसको, प्रतिलोम अवयव कह दो या इनवर्स कह दो, ठीक है। अब ये हमारे सूत्र हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, किसी अवयव के लिए व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि सारणी का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ए तृतीय क्रम का वर्ग अवयव हो तो ए गुणा एडजॉइंट ए या सारणी ए गुणा I3 या एडजॉइंट ए गुणा ए, तीनों का मान बराबर होता है। प्रत्येक व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम भी अद्वितीय होता है। यदि ए व बी एक ही क्रम के वर्ग व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव हो तब ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स होता है। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो इसका परिवर्त भी व्युत्क्रमणीय होगा। अतः ए के ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर आता है। नोट, व्युत्क्रमणीय अवयव, यदि कोई वर्ग अवयव ए हो तो उसकी व्युत्क्रमणीय अवयव निम्न प्रकार प्राप्त करते हैं। ए इनवर्स बराबर 1 सारणी के गुणा एडजॉइंट ए। अब हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 पहला है, x के किस मान के लिए अवयव व्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है। तो माना इसको आप ए नाम लिख दोगे। ए का मान है 1 - 2 3, 1 - 2 3, 1 2 1, 1 2 1, x 2 - 3, x 2 - 3। सवाल कह रहा है हमको अवयव अव्युत्क्रमणीय है, अवयव अव्युत्क्रमणीय है, इसलिए आपको सारणी ए का मान किसके बराबर चाहिए, 0। अतः 1 - 2 3, 1 2 1, x 2 - 3 का मान बराबर आना चाहिए 0। तो R1 के अनुदिश प्रसार कर देंगे, R1 के अनुदिश प्रसार। तो R1 की चिन्ह चाहिए प्लस माइनस और प्लस। पहले +1 है, इसकी देखिए +1 है, इसकी सारणी 2 1 2 - 3, 2 1 2 - 3, फिर माइनस और माइनस या +2 हो जाएगा। इसकी सारणी, इसकी अपन उपसारणी लेंगे 1 1 x - 3, 1 1 x - 3, +3 है तो 1 2 x 2, 1 2 x 2 बराबर क्या हो गया 0। तो 2 गुणा -3 करेंगे -6, -2 गुणा 1 करेंगे 2, +2
1 गुणा -3 करेंगे -3, x गुणा 1 करेंगे x, प्लस 3 है, 1 गुणा 2 करेंगे 2 माइनस 2x बराबर 0। तो -8 -6 माइनस 2x प्लस 6 माइनस 6x बराबर 0। प्लस 6 से -6 काट दिया, -8 बराबर -8 है, नहीं -8 और -8x बराबर 0। यहाँ आप लिख सकते हो इनको कि -8x बराबर 8, तो x बराबर हो गया 8 बटे -8, तो x का मान हो जाएगा -1। x के मान -1 के लिए सारणिक का मान 0 प्राप्त होगा, यानी अव्युत्क्रमण होगी। थैंक यू। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।